हेलो एवरीवन, आई होप आप फिज़िक्स को अच्छे से कर रहे होंगे और प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे जो कि आपको आगे हेल्प करेगा। हमने लास्ट लेक्चर में डायमेंशंस कवर करी थी और एक डायमेंशन रह गई थी प्रेशर की, तो उसको लास्ट में करते हैं। अभी पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं कि डायमेंशन में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट इज। तो फोर्स कांस्टेंट जिसे हमने क्या पढ़ाया था, स्प्रिंग कांस्टेंट, उसका यहाँ पर यूनिट पूछ रहा है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं, अगर याद है तो टिक कर देंगे, वरना सॉल्व कर लेते हैं कि फोर्स कांस्टेंट में F इक्वल्स टू माइनस के एक्स फॉर्मूला होता है। तो K का डायमेंशन हो, K का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F अपॉन एक्स। तो कितना हो गया, F मतलब न्यूटन और x मतलब मीटर, तो न्यूटन पर मीटर विल बी दी आंसर, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर का वैल्यू क्या होता है, तो एक्चुअल में 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर होता है। ठीक है, तो क्या कोई ऑप्शन है इसमें से? नहीं, सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। हमारे पास 10 की पावर -9 तो है ही, मल्टीप्लाई में 100 सेंटीमीटर आ जाएगा मीटर की जगह। डन। तो ये कितना हो गया, -9, और ये कितनी है, 10 की पावर 2 है, तो -9 + 2 कितना हो गया, 10 की पावर -7। कितना हो गया, 10 की पावर -7। आगे लिख देते हैं सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन है, 10 की पावर -7 सेंटीमीटर, मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब यहाँ पर ये नैनोमीटर से क्वेश्चन आया है, तो हम ऐसा करते हैं, कुछ और चीजें भी याद कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मिलीमीटर 1 mm में कितने मीटर होते हैं। तो 1 मिलीमीटर में 10 की पावर -3 मीटर होते हैं। 1 मिलीमीटर में 10 की पावर -3 मीटर होते हैं, और अगर ऑप्शन सेंटीमीटर में तो वहां आप कन्वर्ट कर सकते हो। सेकंड होता है माइक्रोमीटर, यहां लिख लो, mm मतलब मिलीमीटर और μm मतलब माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में 10 की पावर -6 मीटर होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद अगला आता है नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और याद कर सकते हैं, यहाँ ऊपर लिख दे, इसे रब कर देता हूँ, वेट अ सेकेंड, ये रब कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक और पढ़ लेते हैं पीएम। पीएम मतलब पिकोमीटर, यहाँ लिख लो ब्रैकेट में पिकोमीटर। तो एक पिकोमीटर में 10 की पावर -12 मीटर होते हैं। एक पिकोमीटर में 10 की पावर -12 मीटर होते हैं। तो आपको इतना याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो पॉसिबिलिटी है कि इनमें से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे सिंपल लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं इस डायमेंशन चैप्टर में, तो ज्यादा कोई टफ चैप्टर नहीं है। ऐसा यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर, तो यहाँ पर ऐसा यूनिट मांग रहा है अगले क्वेश्चन में मैकेनिकल पावर की, है ना। तो पावर का फॉर्मूला में याद है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। तो यहां से इसका यूनिट निकलेगा। वर्क का यूनिट क्या होता है, अगर हम देखें तो जूल भी होता है ना। वर्क मतलब एनर्जी, और एनर्जी जूल। ठीक है, टाइम किसमें हो गया, सेकेंड्स में। तो देखो जूल पर सेकेंड, तो कोई ऑप्शन है यहाँ पर जूल सेकेंड का? नहीं, सारे ऑप्शन किसमें है, जूल पर सेकेंड का कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब कुछ और देखते हैं, क्या हम पावर को, देखो ऑप्शन में, अब ऑप्शन से चले जाते हैं। पहला ऑप्शन जूल, क्या सही हो सकता है? नहीं, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन वैसे तो सही है, लेकिन आगे चेक कर लेते हैं अभी। न्यूटन सेकंड क्या ऑप्शन हो सकता है, देख लेते हैं। ये वर्क को हम क्या न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, राइट। टाइम को सेकंड्स लिख सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए था इसकी जगह, न्यूटन मीटर पर सेकंड। तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, और जूल सेकंड तो गलत है, क्योंकि सही जूल पर सेकंड है, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा बचा, वॉट। तो ये वॉट सही है। हाँ, पावर को हम वॉट, पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट। जूल पर सेकंड को क्या कहते हैं, वॉट। ठीक है, तो वैसे तो आपको देख के पता लग गया होगा कि आंसर वॉट है, लेकिन सबसे पहले कोई भी, पता क्या होता है, ये जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, 4 ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमें क्या ट्राई करना चाहिए कि हमें पहले गलत ऑप्शन ढूंढने चाहिए कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर हमें दिख ही नहीं रहा कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो पहले फोकस करो, पहले गलत वाले ऑप्शंस निकालो। जो गलत होंगे वो जब निकाल लोगे तो तुम्हें सही अपने आप दिख जाएगा। तो ये व्हाट इसका आंसर है। ठीक है, अब कुछ और एक दो क्वेश्चन और है, वो भी देख लेते हैं। इसे नोट कर लें आप लोग। ओके, अब एक और क्वेश्चन आया है, पढ़ते हैं इसे। विच फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं।
हमें इसमें पता लगाना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका डायमेंशन प्लांक कांस्टेंट से सेम है, मतलब उसका डायमेंशन वही है। तो देख लेते हैं प्लांक कांस्टेंट का क्या डायमेंशन आया था। हमने फॉर्मूला पढ़ा था एनर्जी इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। यहाँ पर एच का फॉर्मूला आया था एनर्जी मल्टीप्लाई लैम्डा अपॉन सी। तो यहाँ पर डायमेंशन कितना आया था, एनर्जी मतलब वर्क कह लो तो न्यूटन मीटर हो गया, लैम्डा मतलब वेवलेंथ मीटर, और अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, न्यूटन मीटर सेकेंड, या फिर कह सकता हूं मैं जूल सेकेंड। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें देखते हैं लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, यही सॉल्व कर लेते हैं। P इक्वल्स टू mv। तो देखो मास का डायमेंशन क्या, यूनिट हमें डायमेंशन निकालना है वैसे, लेकिन अगर हम यूनिट भी देख लेंगे तो भी आंसर आएगा। ठीक है, अगर डायमेंशन देखोगे तो यहाँ mlt की फॉर्म में निकालना पड़ेगा, लेकिन यूनिट से भी हो जाएगा। तो मास इंटू वेलोसिटी कितना होता है m, और वेलोसिटी हो गया lt माइनस 1, या फिर इसे मास को कर लो यूनिट में किलोग्राम और इसको मीटर पर सेकेंड। तो क्या मैच हो रहा है, हो भी सकता है। अगर मैं इसे ब्रेक कर लूँ तो न्यूटन को ब्रेक करूंगा तो क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और हमारे पास क्या है, एक सेकेंड मल्टीप्लाई में कितना है, सेकेंड है, तो ये कितना हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो गया। तो इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो पहला ही ऑप्शन सही था, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड यहाँ से आ गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये हो गया, सही हो गया। आगे भी देख लेते हैं एंगुलर मोमेंटम। देखो ये एंगुलर मोमेंटम क्या टर्म होती है, अगर आपको लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला पता है मास इनटू वेलोसिटी, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला यहीं से आ जाएगा। p की जगह l रिप्लेस कर दो, मास की जगह इनर्शिया, और v मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी की जगह कौन सी वेलोसिटी आएगी, ये तो थी लीनियर वेलोसिटी, हम क्या ले लेंगे रोटेशन में, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम का लीनियर मोमेंटम जैसा ही मतलब है। लीनियर मोमेंटम मतलब अ बॉडी हैविंग सम मास विल पोजेस लीनियर वेलोसिटी, लेकिन एंगुलर मोमेंटम मतलब अ बॉडी हैविंग मास हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड पोजेस एंगुलर वेलोसिटी। तो जब भी कोई बॉडी जिसके पास मास है, सपोज ये एक मार्कर है, ये मार्कर एक एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है किसी स्पीड, वो स्पीड को हम क्या बोलते हैं जो रोटेशन में होती है, एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड से अगर वो रोटेट कर रहा है तो वहां पर हम एंगुलर मोमेंटम वर्ड यूज करेंगे लीनियर मोमेंटम की जगह, राइट। तो एंगुलर मोमेंटम का ये फॉर्मूला बन गया, इसकी डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो पहले हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ये जो आई लिखा है ना, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां लिख लो आई मतलब आई इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसका फॉर्मूला बस याद कर लो, वो होता है मास इनटू रेडियस का स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रख लो। ठीक है, अगर ये एम आर स्क्वायर फॉर्मूला है इसका, तो यहां से इसका आई का जो यूनिट आ जाएगा, मास का क्या होता है यूनिट, केजी, आर मतलब रेडियस, रेडियस मतलब मीटर, मीटर का स्क्वायर, मल्टीप्लाई ओमेगा। ओमेगा का यूनिट नोट्स में चेक करो क्या लिखवाया था, रेडियन, इसे यहां से हटाते हैं, रेडियन पर सेकेंड। तो क्या ये ऐसा बन सकता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड बन सकता है, नहीं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत था। ठीक है, फोर्स, क्या फोर्स हो सकता है, फोर्स का आपने डायमेंशन पढ़ा होगा, क्या होता है mlt माइनस 2, तो फोर्स भी नहीं हो सकता। इसे और ब्रेक कर लेते हैं, फोर्स का क्या आता है यूनिट, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का यूनिट क्या आता है, किलोग्राम मीटर पर, यहां लिख देते हैं, फोर्स का यूनिट आता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हमें क्या चाहिए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। वैसे सही तो है यही, और मतलब ए सही है। और डी ऑप्शन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या पोटेंशियल एनर्जी ऑप्शन हो सकता है, देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, जो वर्क का होगा, क्यों, दोनों ही एनर्जी है, तो वर्क का यूनिट क्या आती है, वर्क का डायमेंशन क्या आती है, ml स्क्वायर, एक सेकेंड, वर्क का फॉर्मूला होता है ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वहां से क्या आएगा ml स्क्वायर t माइनस 2, ये वर्क का डायमेंशन आता है। ठीक है, यहाँ से यूनिट भी देख सकते हैं वर्क की, फोर्स की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस की मीटर, कितना बन गया ये, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या ये मैच कर रहा है, नहीं। तो देयरफॉर अगर प्लांक कांस्टेंट का यूनिट कितना आया था हमारा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो उसका ऑप्शन केवल ऑप्शन ए ही ठीक है।
लेकिन मैंने ये तीनों और डिस्कस क्यों करे, क्योंकि हमें यहाँ पर अभी हम लर्निंग फेज में हैं, अभी हम कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, ठीक है। तो हमें हर ऑप्शन को, इस समय जो भी क्वेश्चन आप करो घर पर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्वेश्चन में सही ऑप्शन मिलने के बाद ये नहीं कि जो ऑप्शन गलत है उनको पढ़ो ही मत, उन्हें भी स्टडी करो, क्योंकि आपको हर पॉइंट का नॉलेज इस समय होना चाहिए। जब हम प्रैक्टिस करेंगे, स्पीड गेन करना चाहेंगे ना, जब हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे, ठीक है, तो जो टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी वहां पर आप फिर प्रैक्टिस के लिए जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसे नोट कर लो, ओके, ठीक है। तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब एक डायमेंशन रह गई थी पहले, जो कि है प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर और देख लेते हैं। सपोज ये क्लोज चैम्बर है, ठीक है, क्लोज कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने कोई गैस फिल्ड है, सपोज इसके अंदर कोई सा भी गैस फिल्ड है, अज्यूम कर लो कुछ भी, तो गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स भी अंदर होंगे, ठीक है। अब हमने क्या करा, यहाँ पर एक बर्नर अटैच करा, और उस बर्नर से जो भी हीट निकल रहा है ना, वो एनर्जी हमने इसको प्रोवाइड कराया, और जब हीट एनर्जी इसको मिला तो क्या होगा, गैस का या फिर इस कंटेनर का टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर राइज करेगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, उसे ध्यान समझो, कि जब भी गैस का टेम्परेचर राइज करता है तो गैस के मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। और अगर ये कैसे आया रिलेशन, ये भी देख लेते हैं। एक्चुअल में हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये हम पढ़ते हैं, उस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमें बताया जाता है कि गैसियस मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो 3/2 kT, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ऐसे ही समझ लो कि काइनेटिक एनर्जी का, गैस के मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, और अगर ये टेम्परेचर से रिलेटेड है तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और इसमें जो K है ना, वो क्या है, बल्क मॉडुलस, नहीं सॉरी, बल्क मॉडुलस नहीं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये भी याद रखना है। और T क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है कि ये टेम्परेचर सेल्सियस में नहीं रखना है, केल्विन में रखना है। टेम्परेचर किस में रखना है, केल्विन में, हमेशा याद रहे। टेम्परेचर किस में रखना है, यहाँ पर केल्विन में। तो अगर सेल्सियस में दे रखा है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन। तो हम जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे इन चीजों को और डिटेल में बताया जाएगा आपको। दूसरा, अगर टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने का मतलब क्या, मैं ये कह दूं वेलोसिटी बढ़ेगा। और अगर मॉलिक्यूल का वेलोसिटी बढ़ेगा, मॉलिक्यूल क्या करेंगे, चिल्लाते हुए इस दीवार से टकराएंगे। कैसे, चिल्लाते हुए दीवार से टकराएंगे, ठीक है। और अगर ये इसकी वॉल से हिट कर रहे हैं तो वॉल पर कुछ फोर्स लगाएंगे, तभी हिट करेंगे, हिट करेंगे तो फोर्स लगाएंगे। तो जो भी फोर्स मॉलिक्यूल ने लगाया, दैट फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, इसी को हम प्रेशर कहते हैं। लेकिन अभी हमने स्ट्रेस भी पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, तो वहां पर स्ट्रेस भी क्या था, फोर्स अपॉन एरिया। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो, स्ट्रेस क्या था, स्ट्रेस में हमने जब पढ़ा था ना तो वहां पर फोर्स लगाया हमने, ठीक है, और यहाँ पर चीजों को हमने बाइफरकेट करा था। फिर यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल्स देखे, वो पार्टिकल्स देखे थे, उसमें इलास्टिसिटी की वजह से क्या लगाया था उन्होंने, याद करो, रीस्टोरिंग फोर्स। तो स्ट्रेस में जो न्यूमरेटर में फॉर्मूले में जो F आ रहा है ना, वो है तो फोर्स, लेकिन कौन सा फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स। तो इसलिए स्ट्रेस में आप एक और पॉइंट नोट कर सकते हो स्ट्रेस के फॉर्मूले में, कि स्ट्रेस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ये शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेकिन प्रेशर क्या होता है, प्रेशर में ये जो फोर्स है ये रेजिस्टिंग फोर्स नहीं है, ये डायरेक्ट फोर्स है जो मॉलिक्यूल अप्लाई कर रहे हैं, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स अप्लाई कर रहे हैं वॉल पर कंटेनर की, जो पार्टिकल्स अप्लाई कर रहे हैं, वो डायरेक्ट फोर्स जो उन्होंने अप्लाई करा वही न्यूमरेटर में है। लेकिन यहां पर कौन सा फोर्स है, हमने जो लगाया था वो न्यूमरेटर में नहीं है। यहां पर कौन सा फोर्स है, जो पार्टिकल्स लगा रहे हैं अपनी पोजीशन को वापस गेन करने के लिए। ये बात क्लियर हुई। और अगर ऐसा है तो एरिया है, तो यहाँ पर जो स्ट्रेस का यूनिट आएगा वही किसका यूनिट आएगा, प्रेशर का। न्यूमेरिकली फॉर्मूला सेम है लेकिन कंसेप्चुअली दे आर डिफरेंट, ओके। सो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। सो कितना बन जाएगा, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस में अगर मैंने यूनिट नहीं लिखवाया है तो ये है, ठीक है। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्कल, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कन्वर्जन्स भी याद करने कि
यहाँ पर लिख लो कि 1 बार इक्वल्स टू 10 की पावर 5 पास्कल्स। 1 बार इक्वल्स टू 10 की पावर 5 पास्कल्स। ये प्रेशर का यूनिट है, ठीक है। प्रेशर का यूनिट पास्कल है, लेकिन इसका एक बड़ा यूनिट है बार। एक बार में 10 की पावर 5 पास्कल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें यहां पर एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो वो क्या है कॉन्सेप्ट, देख लेते हैं हम। देखो अब क्या है कि प्रेशर हमने पढ़ लिया, प्रेशर में हमने बार पढ़ लिया, लेकिन एक हमें और टर्म पढ़नी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या आप लोगों को पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? देखो हमारा जो सपोज ये स्किन है, तो इस स्किन के एटमॉस्फेयर में बाउंड्री पर क्या है? एयर ही एयर है, और वो एयर जितना प्रेशर लगा रहा है उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी सेम ही चीज है, तो इसका भी यूनिट क्या आएगा? पास्कल ही आएगा। पास्कल को हम पीए भी लिख देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। ये पास्कल है, इसका सिंबल है पीए, ठीक है। तो अब इसमें एक कॉन्सेप्ट देखो, एक और इंपॉर्टेंट है। क्या? यहां पर मैंने एक रेफरेंस लेवल ले लिया, इसे मैं 0 बोल रहा हूं, ठीक है। अब इस 0 से यहां पर प्रेशर मैंने कह दिया 0 है, तो ये रेफरेंस हो गया, ठीक है। अब मुझे पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर मुझे प्लॉट करना है, तो मैंने ये लाइन जो खींची है ना, ये रिप्रेजेंट कर रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ठीक है। क्या आप लोगों को पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कितना होता है? तो वो आपको याद होना चाहिए कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101,325 पास्कल्स के बराबर होता है। तो हमारी बॉडी पर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है? 101,325 पास्कल। और इसको हम, हमारी बॉडी काउंटर कैसे करती है? इतना ज्यादा प्रेशर लग रहा है फिर भी हम कैसे नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें भी प्रेशर जनरेट किया गया है। वो तो अपना बॉडी जो है ना, वो एक मशीन है, और उसमें ऐसा मैकेनिज्म है कि वहां पर ब्लड हमेशा इतना प्रेशर पे रहता है कि वो इस प्रेशर को काउंटर कर सके, ठीक है। तो 101,325 पास्कल ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है, ये आपको याद रखनी है। तो सपोज इतना प्रेशर होगा, तो मैंने उसे किलो में कर लिया और यहाँ प्लॉट कर दिया 101.325 किलो पास्कल। कोई प्रॉब्लम है? कोई डाउट नहीं? यहाँ पे प्रेशर क्या मेंशन करा है मैंने? 0, और यहाँ पर सिंपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू को ग्राफ में मैं प्लॉट कर रहा हूँ, तो थोड़ा ऊपर ही आएगा, 101 ऊपर आएगा, ठीक है। सपोज मैंने किसी भी प्लेस का प्रेशर मेजर करा, और वो प्रेशर मैंने यहां प्लॉट करा, और उसकी वैल्यू आई थी 400 किलो पास्कल। ये अज्यूम करो, हमें कंसेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है। अब अगर इस 400 की वैल्यू को मैं 0 से मेजर करता हूं, तो मैं कितनी बोलूंगा वैल्यू? 400 ही बोलूंगा। लेकिन अगर मैं इस 400 वाले प्रेशर को इस लेवल से मेजर करता हूं, तो मैं क्या करूंगा? 400 में से 101 पॉइंट समथिंग माइनस करूंगा, तब जाके मुझे जो वैल्यू पता लगेगी वो प्रेशर होगा। तो ये गैप में क्या करना पड़ेगा? 400 माइनस 101.325 करना पड़ेगा। अब यहां पर इस कंसेप्ट को समझो कि सेम प्रेशर को मैं 2 रेफरेंस से मेजर कर सकता हूं। पहला रेफरेंस क्या है कि मैं 0 से मेजर कर रहा हूं, ग्राउंड लेवल से, है ना। लेकिन एक रेफरेंस क्या है कि मैं एटमॉस्फेयर को रेफरेंस मान के, मतलब इसको एक और लैंग्वेज में बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर को 0 मान लिया। अगर मैं एटमॉस्फेयर को 0 मानूं, तब मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस करके जो रीडिंग होगी वो एक्चुअल वैल्यू होगी प्रेशर की। इसलिए हमने क्या करा? ऐसे प्रेशर्स जो आप 0 से मेजर करते हो, उस प्रेशर को हम एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? एब्सोल्यूट प्रेशर। लेकिन ऐसे प्रेशर्स जो हम एटमॉस्फेयर को रेफरेंस मान के मेजर करते हैं, उन प्रेशर को, जो इतना वैल्यू होगा, उन प्रेशर्स को हम कहते हैं गेज प्रेशर, GAUGE, गेज प्रेशर। तो ये 2 टाइप्स के प्रेशर्स होते हैं जो हमें मेजरमेंट में काम आता है। एक तो एटमॉस्फेरिक वो एब्सोल्यूट प्रेशर, और एक गेज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब जब 0 से मेजर कर रहे हैं तो एक्चुअल वैल्यू होगी वो, लेकिन गेज प्रेशर मतलब जिसमें एटमॉस्फेयर माइनस करना पड़ेगा, फिर वैल्यू हम बताएंगे,
ठीक है, तो ये डायमेंशन कंप्लीट हो गया। इसके हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लिए कि कितने, और हमने यही देखा कि इजी लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इस चैप्टर को इजी लेवल पर समझ के मत चलो, लेकिन जितना अच्छे से हो सकता है इस चैप्टर को करो, इसमें कोई भी कमी मत छोड़ो कि इससे अगर क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से तो आपका वो क्वेश्चन फिर आपसे सॉल्व होना चाहिए। क्यों? क्योंकि चैप्टर सिंपल है, अगर सिंपल है तो क्वेश्चन हमसे हो जाना चाहिए। तो इसलिए हमें इस लेवल की तैयारी इसकी करनी है कि हमसे इस चैप्टर का क्वेश्चन तो जरूर होना चाहिए। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करो और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो, और जो भी डाउट हो वो हमसे आप कांटेक्ट करो, पूछो, आपकी क्वारीज सॉल्व होगी। ठीक है, थैंक यू।